नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसमें आज हम देखने वाले हैं डे 9 की आंसर राइटिंग। इससे पहले 8वें दिन तक हमने कंप्लीट किया था और इस सीरीज में कुछ प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। कुछ जो है वो बड़े हैं, मतलब मध्यम आकार के हैं, एवरेज साइज के, और कुछ जो है वो बीच वाले हैं, बिचौलिए, और कुछ जो है वो एकदम छोटे हैं। कहने का मतलब ये है कि 125 वर्ड लिमिट का सबसे बड़ा वाला आप देखते हैं, उसके बाद 50 शब्द सीमा वाला होता है और अंत में 25 जो वर्ड लिमिट होती है उसमें आप प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ जैसे दीर्घ उत्तरीय होता है, उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी जो अति लघु होते हैं उनके टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं और परीक्षाओं में भी इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आगे दिखाई देता है। और अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा और ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप हमेशा फायदे में रहेंगे और इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, दोनों ही भाषाओं में यहाँ लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल ये सीरीज है तो इसमें किसी भी माध्यम के अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ प्रश्न है और प्रश्न में कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी और अंबेडकर यानी आम्बेडकर जी के मध्य मतभेद थे। दोनों के बीच में पट्टी नहीं थी इस मामले में, ये आप जानते भी हैं, तो उसी पर आपको चर्चा करनी है और ये प्रश्न थोड़ा लंबा खींचेगा। क्यों? क्योंकि 125 जो वर्ड्स हैं उनकी लिमिट में आपको लिखना है। यही क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं कि व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर ऑन द वर्ण सिस्टम, प्लीज डिस्कस। अब इसे डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है। पहले या तो आप देखिए, इसमें दो रास्ते आपके पास हैं, या तो गांधी जी के साथ शुरू करिए और नहीं तो अम्बेडकर के साथ शुरू करिए। तो यहाँ जब वर्ण व्यवस्था और जाति पाति वाली चीज़ें आती हैं तो पहले हम अम्बेडकर का नाम लेते हैं, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हम बात करते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका योगदान केवल संविधान के निर्माण तक ही सीमित नहीं था। मतलब हम लोग उन्हें प्रायः संविधान के निर्माण के तौर पे या निर्माता के तौर पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका योगदान जो था वो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसको हम लोग पीछे कर देते हैं और समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा इन्होंने दिलाया। और उसके साथ साथ जो राजनीतिक स्तर है वहाँ भी दलितों, शोषितों और इसके अलावा महिलाओं का भी इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्हें बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण करके उसे संहिताबद्ध किया। मतलब यहाँ पर कहा गया कि इन्होंने बहुत सारे इसके अतिरिक्त भी प्रयास किए। संविधान का निर्माण तो एक चीज़ है, उसके अलावा अनेकों इनके योगदान थे और इसीलिए ये महापुरुष हैं, महापुरुषों में गिने जाते हैं। और बाबा साहेब का जो प्रयास था उसमें सबसे बड़ा प्रयास यही था कि जो छुआछूत है या भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, जो कि वर्ण व्यवस्था के चलते बहुत पुराने समय से चल रहा था। और यकीन मानिए कि उस समय दलितों या जितने भी नीचे के वर्ग कहे जाते थे वो नीचे थे नहीं, उन्हें नीचे बता दिया गया था, तो उनके साथ बहुत गलत बर्ताव होता था। और इस गलत बर्ताव को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने खुद भी झेला था। अपने बचपन में इन्होंने उस भेदभाव का बहुत गहराई से सामना किया था और बचपन में जो उन्होंने कष्ट उठाए उसको ध्यान में रखते हुए जब ये बड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं, योग्य होते हैं, मतलब कुछ करने लायक होते हैं, तो इस दिशा में काम करते हैं। अब इनके बारे में आपने लिखा, अब यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि गांधी जी के साथ इनके जो मतभेद सामने आते हैं उसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था, ये देखिए सभी स्कॉलर्स ऐसा नहीं मानते हैं कि इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन फिर भी गांधी जी और अम्बेडकर जो है उनकी विचारधारा एकदम से एक दूसरे से अलग थी। अब आप कहिएगा कि गांधी जी से इनकी विचारधारा अलग कैसे थी? गांधी जी भी तो हरिजन का नाम लेते थे और हरिजन कह के इन्होंने जो दलित वर्ग था उसका सम्मान किया और कहा कि ये हरि के जन हैं और इन्हें भी समानता वाला जो व्यवहार है इनके साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ वैचारिक मतभेद किस बात पर था, इसको जानना आवश्यक है। और एक बात ये भी है कि ये कह देना कि पूरी तरह से इन लोगों की विचारधारा अलग थी तो ये सही नहीं है। कोई अगर ऐसा कह रहा है तो वो अति कह रहा है। और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ये प्रशंसक एक दूसरे के यहाँ पर कहे जा सकते हैं और ये कह दीजिएगा कि अनुगामी भी थे। कहने का मतलब ये है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी एक दूसरे की तारीफें भी किया करते थे। तो देखिए जो शिक्षित वर्ग होता है उसमें गाली गलौज नहीं होता है, विवाद होता है तो उसमें ये नहीं कि गाली देना चालू कर दिए, उसमें सरल शब्दों में कहा जाता है, सामान्य जो वाक्य होते हैं उनमें वाद विवाद होता है और जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ तारीफ भी की जाती है। ये एक स्वस्थ मनोदशा का परिचय देता है। और इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि
निश्चित ही दोनों के बीच में कुछ विषयों पर मतभेद थे। यहाँ पर हर विषय में नहीं, कुछ मामलों में इन दोनों के बीच में विवाद था और इसका उद्देश्य मानव का कल्याण था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंबेडकर किसी निजी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं जुटे हुए थे, इसको आप लिखिएगा। और गांधी जी भी अपना यहाँ पर कोई हित नहीं साध रहे थे। दोनों जने का एक ही उद्देश्य था, एक ही टारगेट था कि जो दबे कुचले वर्ग हैं, हरिजन हैं या दलित हैं, जो भी हैं, उनको उत्थान किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए, या जितने भी शोषित वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन तरीके अलग अलग थे और इसी के चलते विवाद होता है। अब आप इसमें लिख दीजिएगा कि गांधी जी और अंबेडकर दोनों ही तत्कालिक जो सामाजिक परिवेश या परिस्थितियां थी उससे गहराई से असंतुष्ट थे। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, इनके अंदर असंतोष ही असंतोष था और दोनों समाज को नए ढंग से ढालना चाहते थे, मतलब उसका नवनिर्माण करना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग था। लक्ष्य भले ही एक हो, लेकिन जो उनका प्राप्ति का तरीका था या सोचने का तरीका था वो भिन्न भिन्न था। और गांधी जी जो थे, देखिए, हरिजन का नाम वो लेते थे या जो दलित वर्ग था उसका उत्थान करने की बात करते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका ऐसा मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज के लिए उपयोगी है और इससे श्रम विभाजन होता है और विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब आप कहिएगा कि गांधी जी तो पक्षपाती हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे जो कि ऋग वैदिक काल में डेवलप होती है। मतलब ऋग वैदिक काल जो एकदम शुरुआती वैदिक समय है उसमें विकसित होती है। वहाँ पर भले ही वर्ण व्यवस्था को अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखिए, वर्ण व्यवस्था हमेशा ही खराब रही है, वो भेदभाव की जनक है, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्राचीन समय में वैदिक ग्रंथों में मौजूद है। वहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मुख है उससे ब्राह्मणों की, उसी प्रकार से भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाएं जो है वहाँ से जो वैश्य हैं उनकी, और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर ऊंचा और नीचा दिखाने का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि ये बुरी है। लेकिन यहाँ गांधी जी का ये कहना था कि इससे श्रम का विभाजन हो जाएगा। और पहले के समय में ऐसा नहीं था कि किसी के ऊपर थोप दिया गया। जो व्यक्ति जो पेशा अपना लेता था उसको उस वर्ण का माना जाता था और उसे बाहर नहीं करते थे, बहिष्कृत नहीं करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे वैदिक काल का समापन होता है, यानी उत्तर वैदिक काल आता है, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को उनके नाम पर मढ़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं और आपका जो आपके पिता जो करते थे या आपके दादा जो करते थे वही काम आपको करना पड़ेगा। और उससे बाहर अगर आपने सोचा तो फिर जान की खैरियत नहीं है, क्योंकि जो ऊंचे वर्ण वाले कथित तौर पर थे वो आपको कुचलने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार की बुराइयां पनपने लगती हैं और ये असंतोष का कारण बनती है। लेकिन गांधी जी यहाँ पर जो कह रहे थे वो कर्म विभाजन की बात कह रहे थे। अब देख लीजिए, यहाँ पर गांधी जी ये भी कहते थे कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलत बात है। वर्ण व्यवस्था से छुआछूत तो जुड़ी हुई है। मतलब पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था वर्णित है, मतलब उसमें बताया गया है कि कहाँ से कौन सा वर्ण आया, तो वहीं से भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। आपने बांटा, विभाजन किया, तो वो भेदभाव ही है और वही भेदभाव बाद में प्रबल हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसको चाहे तो आप अपने मौलिक विचारों में लिख सकते हैं। और छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर बाह्य विकृति है। तो इनका वही कहना था कि शुरुआत में ये ऐसी नहीं थी, बाद में हो जाती है, तो ये बाहर से आई हुई बुराई है जो कि इसमें चिपक जाती है। अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव चेंजेस लाए जाएं, यानी रचनात्मक सुधार किया जाए, और ये आवश्यक है। गांधी जी का ऐसा कहना था। और दूसरी तरफ जो अंबेडकर थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। ये वर्ण वाला जो बटा हुआ समाज है ये भेदभाव पैदा करेगा ही। तो यहाँ पर अंबेडकर सही थे। वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज, शुरुआत में भले ही उसमें सुधार कर दिया जाए, पुनर्जागरण जैसी स्थितियां आ जाएं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके क्या होगा, विभाजन जब होता है तो बुराइयां पनपती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतभेद पनपता है, सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ वो मतभेद जिंदा रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप जड़ ही खत्म कर दीजिए, यानी वर्ण को ही खत्म कर दीजिए। एक पूरा धर्म हो और उसके अंदर सभी लोग बराबर हों, जैसे बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में होता है। हालांकि उसमें भी संप्रदाय बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म में समानता का बर्ताव होता है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर यही मतभेद है, इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। 125 वर्ड्स की जो लिमिट है, और अंत में एक सकारात्मक अंत आपको करना है, तो आप कह दीजिएगा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कुछ जो मत थे उन पर इनमें मतभेद उत्पन्न हुआ था, और उसी को आपको यहाँ दर्शाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भारत में बधुआ मजदूरी के प्रचलन, जो बधुआ मजदूरी होती है उसके प्रचलन के पीछे जो कारण उत्तरदायी थे उन पर प्रकाश डालना है, और इसे समाप्त करने के लिए जो चैलेंजेस थे उनका रेखांकन करना है। मतलब यहाँ जो बॉन्डेड लेबर था इंडिया में, उसके बारे में आपको बात करनी है। 125 की ये भी लिमिट वाला है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। ये बड़ा प्रश्न है, मतलब बड़े का मतलब ये है कि आपको थोड़ा फैलाकर लिखना पड़ेगा। तो वैश्विक दासता सूचकांक जो है
2018 वाला, उसके आकलन के हिसाब से यहाँ जो GSI होता है उसकी बात की जा रही है, उसके हिसाब से 2016 में यहाँ कुछ डाटा है, जैसे 2016 का जो आंकड़ा है, 2016 में भारत में लगभग 80 लाख लोग, ये संख्या कितनी है, 80 लाख की है, इतने लोग आधुनिक दास्ता का जीवन जी रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो गुलामी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो होते हैं गुलाम। तो यहाँ पर आधुनिक दास्ता का ये जीवन जी रहे थे। तो आधुनिक दास्ता ऐसी ही होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप गुलाम भी बन जाएंगे। और आधुनिक दास्ता के प्रचलन को अगर देखा जाए तो प्रत्येक 1000 लोगों में, मतलब यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको अगर छोटे पैमाने पर ले आते हैं, बड़ा पैमाना तो आपने देख लिया कि 80 लाख, लेकिन अगर छोटे पैमाने पर ले आते हैं तो प्रति 1000 लोगों में करीब 6.5 या ये कह लीजिए कि 7-8 आदमी तो ऐसे ही थे जो इस प्रकार की बुराई से पीड़ित थे। और भारत में बधुआ मजदूरी शुरू कब से हुई या इसके पीछे कौन से कारण थे, तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि जो ILO था उसकी फोर्स बेस्ड लेबर कन्वेंशन जो था, मतलब 1930 वाला, उसके हिसाब से बाध्यात्मक श्रम ये जो है इसका मतलब होता है अर्थदंड या जुर्माने का भय दिखाकर व्यक्ति की इच्छा या सहमति के विरुद्ध उससे काम करवाया जाए। मतलब कुछ जो कंपनियां होती हैं या काम करवाने वाले मालिक होते हैं वो अपने कामगारों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, और प्रायः भारत में ऐसा देखा जाता है जहां जागरूकता का अभाव है। ये लोग काम करवाते हैं और उसके बदले में भय दिखाते हैं कि हम आपका जो पगार है वो नहीं देंगे या कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, और तुम मेरे अब गुलाम हो, इतने समय के लिए तुम अनुबंध में बंधे हुए हो और हम जितना काम चाहेंगे उतना करवा सकते हैं। ये भी एक बात है, मतलब तय समय जो है वो काम के घंटे यहाँ पर तय नहीं होते हैं, आपको मनमाने तरीके से शोषित किया जाता है, आपसे जितना मन चाहे वो काम ले लेते हैं और बधी बधाई जो सैलरी है वो पकड़ा देते हैं। और उसमें भी अगर आपने एक दिन भी गैप मारा या छुट्टी मारी तो उसका जो मेहनताना है आपका वो कट जाएगा उसमें से, मतलब उसमें हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ क्या है, ये फोर्स लेबर की ही बात है, मतलब यहाँ पे बधुआ मजदूरी आपसे करवाई जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यही इसका आधुनिक स्वरूप है। अब पहले की तरह नहीं है कि खरीदे हुए गुलाम हैं और उनको खरीद लिया गया है, सिर्फ चावल और रोटी दे दी जा रही है कि खा लो और उसके बाद मेहनत करो। पहले वाला सिस्टम अब नहीं है, कोई वैसे करेगा नहीं। पैसे वाली बात अभी भी होती है, सैलरी दी जाती है, लेकिन उसके साथ शोषण होता है। तो ये शोषण जो है ये बधुआ मजदूरी का ही एक प्रतीक है। इसके बाद आर्थिक कारण के तौर पे आप क्या लिखिएगा, इसमें कई कारण हो सकते हैं, तो आपको इकोनॉमिकल जो रीजंस हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि किसी व्यक्ति को बधुआ मजदूरी या जो बलात् श्रम होता है यानी बलपूर्वक उससे काम करवाया जाता है, उसकी ओर धकेलने के कारणों में भूमिहीनता है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, ये सब कारण हैं जो अन्य कारणों के साथ मिलकर कर्ज या ऋण के जाल में लोगों को उलझा देते हैं, और उसके बाद इनकी मतलब बधुआ मजदूरी करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, सपोज दैट, बेरोजगारी बहुत घातक जहर होता है, और उसके बाद आपके पास एक जेब में अठन्नी या कानी कौड़ी जिसको कहा जाता है वो भी नहीं, आपकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होंगी, किसी से या तो मांगिएगा, और मांगिएगा तो आज के ज़माने में पैसा ऐसे कौन देता है, लोग कहेंगे कि पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसका परिणाम ये होगा कि आप काम खोजने निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर में, और जहां आपको थोड़ा सा अच्छी सैलरी के साथ काम दिया जाएगा तो आप बिना सोचे समझे उसके लिए हाँ बोल देंगे और उसमें लग जाएंगे। पूरे महीने भर आप मेहनत करेंगे और उसके बाद आपको एक तय जो तनख्वाह है वो मिल जाएगी। ये मजबूरी है आपकी। अगर आप सक्षम होते या आपके पास दूसरा अच्छा विकल्प होता तो क्या आप वहाँ काम करते? नहीं करते। तो यहाँ आर्थिक कारण जो है वो सबसे बड़े उत्तरदायी हैं, और इससे भी गंभीर परिस्थिति तब होती है जब आदमी कर्जे में डूबा हुआ होता है। कर्ज ले लिया और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो कर्ज को भर नहीं पाया, तो कर्ज भरने के लिए जो देने वाला है वो सिर पर चढ़ा रहेगा कि मेरा दो, या बैंक है तो नीलामी और कुड़की वाली जो स्थितियां हैं वो पैदा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए होता है पैसा, और पैसे के लिए तत्काल में जो भी कुछ मिलता है, जैसा भी मिलता है, उसके लिए वो हाँ बोल देते हैं। तो ये आर्थिक स्थितियां होती हैं। पैसा जो है वो आदमी को एकदम मजबूर कर देता है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ नचाता है सबको अपने इशारे पर, ये बात सार्थक होती है। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? तो जातिगत जो संस्थान होते हैं, कुछ जो संस्थान होते हैं वहाँ पे जाति वाला भेदभाव किया जाता है। मतलब कुछ सवर्ण हैं तो वो जो नीचे वाले हैं उनका शोषण करेंगे, या अगर दलित वर्ग ही उसका संचालन कर रहा है तो वो सवर्णों को गलत निगाह से देखेगा। इस प्रकार का जो भेदभाव है ये होता है, ये कहीं कहीं दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक भेदभाव भी होता है, जैसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है उसमें। तो ये सब आप जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा बधुआ मजदूरी प्रथा को जारी रखने के लिए उत्तरदायी कारणों में इसके अतिरिक्त अप्रवासन होता है, और श्रम गहन की जो पुरानी प्रौद्योगिकी है वो भी इसी का हिस्सा है, इसमें शामिल है। अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं? तो देखिए, बधुआ मजदूरी को सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, या जो मानवाधिकार से संबंधित संगठन हैं वो भी इसमें प्रयासरत हैं।
कि यह जो प्रथा है या यह जो छिपी हुई प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि बधुआ मजदूरी प्रणाली का कोई सर्वे नहीं होता है, अभी तक कोई सर्वेक्षण का अच्छा खासा मानक डेवलप नहीं किया गया है। और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जाती है। मतलब आप जाइएगा पुलिस थाने में और कह दीजिए कि मेरा मालिक हमसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेता है और सैलरी जो है वो महीने में एक बार देता है और उतनी सैलरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो पुलिस कहेगी कि मतलब पुलिस के जितने भी महकमे के लोग हैं वो कहेंगे, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाकर उससे सुलझा लो ना, बातचीत कर लो बैठकर, और नहीं तो वहाँ से छोड़ दो, कहीं और जाओ। अब इसका कोई समाधान वो अपनी तरफ से नहीं देंगे, मतलब मालिक से अपने व्यक्तिगत तौर पर वो प्रयास नहीं करेंगे, या कहीं भी शोषण हो रहा है तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब दिक्कतें हैं। तो इन चैलेंजेस को आप लिखिएगा। 125 वर्ड में आपको बधुआ मजदूरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पहले तो आपको रीज़न बताना होगा, कारण बताना होगा, और उसके बाद इसके दूर करने के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं उनका वर्गीकरण करना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें डिजिटल डिवाइड के बारे में दिया हुआ है। डिजिटलीकरण जो है यानी डिजिटल इंडिया, तो यह नारा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन डिजिटल डिवाइड एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समस्या है और इसी समस्या पर आपको प्रकाश डालना है और भारत में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आकर आपके प्रश्नों का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, यानी 50 शब्दों में ही आपको लिखना है, ज़्यादा फैलने की गुंजाइश नहीं है, तो शब्द सीमा को जरूर याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, पहले तो आप बताइए कि डिजिटल डिवाइड है क्या। इसका मतलब आप वैसे जानते होंगे, लेकिन लिखना होगा इसे ना, तो लिखेंगे कैसे। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो समय चल रहा है इस समय, ये एज जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही है। सूचना के बिना कुछ नहीं हो सकता और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ही हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, नवीन सूचना संसाधन जो होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी कुछ है, और इंटरनेट तो है ही है, इन सब की पहुंच प्राप्त कर चुके कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा सुविधा संपन्न भी नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले में भले ही हम गिनते हैं कि हम इतने पायदान पे हैं, लेकिन देश की आधे से अधिक आबादी ऐसी है जो कि इन संसाधनों से रहित है। अपने देश में असमानता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा संसाधन है, और किसी के पास एक झोपड़ी है और उसमें वो टाट के पैबंद लगाकर सर्दी से अपना बचाव करता है और 2 जून का भोजन उसको बहुत कठिनाई से मिलता है। तो आप समझ लीजिए वो लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट कहाँ से खरीदेगा, या वाईफाई का कनेक्शन कहाँ से लेगा, या डाटा का जो पैक है वो इतना सस्ता नहीं है, उसको रिचार्ज कैसे करवाएगा। तो यहाँ पर ये समस्याएं हैं और ये असमानता के चलते पैदा होती हैं और यही डिजिटल डिवाइड का कारण बनती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके पास इफरात पैसा है, उद्योगपति हैं या नौकरीशुदा हैं, अच्छी खासी उन्हें तनख्वाह मिलती है, तो वो अपने मोबाइल में बढ़िया रिचार्ज करवा लिए, 4G का डाटा पैक, अभी 5G तो आया नहीं है, और उसके अलावा एक बढ़िया लैपटॉप उनके पास है, जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन हैं वो सब उनके पास मौजूद हैं। तो उससे क्या होगा, वो डिजिटलीकरण से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, उसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं। लेकिन हमारे देश की जो भारत वाली आबादी है, यहाँ भारत और इंडिया वाला जो डिवाइड है वो पैदा होता है, तो जो भारत वाली आबादी है वो इससे वंचित है, या है भी तो जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं एकदम छोटे छोटे 1-1 हज़ार वाले, वो उनके पास है, उससे वो सिर्फ गाना सुनते हैं या बात करते हैं, बस यही 2 काम करते हैं और इतना ही उन्हें पता है। और किसी के पास अगर गलती से स्मार्टफोन मौजूद भी है, जो टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन आजकल चल रहे हैं, तो उसका भी उपयोग ये जो निम्न मध्यम वर्ग है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए करता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं करता। और इसमें जो उत्तरदायी कारण है वो जागरूकता का अभाव है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इंटरनेट उनकी कितनी मदद कर सकता है, उन्हें कितना सहयोग कर सकता है। अभी पीछे मैंने एक निबंध रिकॉर्ड किया था, वीडियो आपने शायद देखा होगा या देखेंगे, तो उसमें भारतीय कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान की चर्चा की गई थी। अब उसमें ये बताया गया कि सरकार ने बहुत ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में खर्चा वगैरह किया है या प्रयास किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास है ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि किसान इससे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रयास किसानों के लिए ही हो रहा है। और यहाँ किसान आधे से अधिक ऐसे हैं कि वो मिट्टी के पुजारी हैं, अभी भी पुराने ढर्रे की खेती करते हैं, मोबाइल या इंटरनेट से उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। कहते हैं कि हम इन चोंचलों में नहीं पड़ना चाहते। ये सब एकदम जो लाट साहब लोग हैं सूट बूट वाले, उनकी चीज़ें हैं। हम मोबाइल का क्या करेंगे, हमारे लिए बटन वाला फ़ोन बहुत अच्छा है। हमारा जो लड़का है वो मुंबई कमाने गया है और उससे हम रोज़ शाम को बात कर लेते हैं, या अपनी बहू से बात कर लेते हैं जो कि मायके गई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो टैबलेट है या स्मार्टफोन है उनका मेरे पास क्या उपयोग है। तो ये बात है, कुल मिलाकर यही डिजिटल डिवाइड है। और इसको दूर करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उसमें आप ये देखिए, कुछ डाटा भी लिख दीजिएगा, ये तो ऐसे बात है। उल्लेखनीय है कि भारत में बड़े स्तर पर ग्रामीण, शहरी या जो अंतर्राष्ट्रीय
डिजिटल डिवाइड है वो व्याप्त है, बहुत बड़े पैमाने पर है। और भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन का बाजार है। मतलब स्मार्टफोन खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है, जो गरीब हैं वो भी खरीदते हैं। पैसा जुटेगा तो पहले भोजन नहीं जुटाएंगे, पहले यही सब करेंगे, मतलब शर्ट पैंट खरीदेंगे, सूट बूट खरीदेंगे और बराबरी करना चाहते हैं ना, और उसके बाद स्मार्टफोन खरीद लेंगे। मतलब अपनी दैनिक आवश्यकताओं को एक तरफ करके स्मार्टफोन खरीदते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं। और इसके बावजूद 30% लोगों तक ही स्मार्टफोन की पहुंच है। असल में होता क्या है, जिसके पास एक है वो 2-3 और खरीद लेगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो कीपैड वाले एक घिसे हुए फ़ोन से काम चलाएगा। तो ये असमानता है। और इसका असर क्या हो सकता है? तो असर यही हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हमारे देश में होना चाहिए, और जो एकदम शोषित तबका है या पीछे का तबका है जो कि दूर दराज वाले इलाकों में रहता है, वो इससे जुड़े, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाइएगा नहीं, 50 शब्दों की शब्द सीमा है। इसके बाद नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा है, इस पर निबंध भी आ सकता है। गांधीवादी दर्शन, ये कभी भी पुराना नहीं होता, ये हमेशा एकदम हाईलाइट मुद्दा है, ज्वलंत है। और गांधी जी के दर्शन का वर्तमान में चल रही बहुत सारी योजनाओं में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो देखिए, इस पर प्रश्न बन सकता है, गांधी जी के दर्शन से आप क्या समझते हैं, और उसी पर आपको चर्चा करनी है, लेकिन ज़्यादा फैलाना नहीं है, आपको 50 शब्दों का ही सहारा लेना है। देखिए, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें गांधी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, और नकार कौन रहा ही है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। और उनकी अहिंसा की अवधारणा न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हुई, बल्कि इसके माध्यम से विश्व को शोषण और अत्याचार से निपटने के लिए एक हथियार मिल गया। मतलब उन्होंने जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपनाई, अहिंसा और सत्याग्रह वाली, शत्रु के हृदय का परिवर्तन करने वाली जो इन्होंने प्रणाली अपनाई, मतलब शत्रु को मारो नहीं, बल्कि उसका मन परिवर्तित कर दो, उसे अपने हिसाब से ढाल लो, उसकी मानसिकता ही चेंज कर दो, आपका मित्र बन जाएगा, शत्रु रहेगा ही नहीं। और उसके अलावा इन्होंने जो सत्याग्रह के अलग अलग मापदंड बताए, उसकी पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पे फ़ैन बनी हुई है, प्रशंसक है, और इसे अपने यहाँ अनुकरण करने का प्रयास भी करती है। तो हम भारतवासी भी पीछे नहीं हैं। अब देखिए, यहाँ पर विश्व में जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, उसको दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है, आप ऐसे लिखिएगा। हालांकि आज का जो समय है वो ऐसा है कि जब अधिकतर लोग गांधी जी और उनके विचारों की आवश्यकता को नकार भी रहे हैं। देखिए, गांधी जी को पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आलोचक हर जगह होते हैं, और आलोचक से ज़्यादा निंदक होते हैं। आलोचना और निंदा में फ़र्क होता है। आलोचना जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क से की जाती है, मतलब उसमें कमियां भी देखी जाती हैं और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी देखी जाती हैं, दोनों होती हैं। लेकिन जो निंदा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही लोगों को दिखाई देती हैं। तो गांधी जी के सिद्धांतों में कुछ लोगों ने बुराइयां ढूंढी, तो इस प्रकार के भी लोग हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता जो है वो मौजूद है। ये जो समय चल रहा है, इसमें उनके सत्याग्रह या उनकी जो जीवन शैली थी, उनका संयम था, वो एक महापुरुष थे, तो वो सब यहाँ अनुकरण करने योग्य है। और गांधी जी को 2 अक्टूबर के दिन ही सिर्फ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें हमेशा अपनी जीवन शैली में इनके आदर्शों को उतारने की ज़रूरत है। अब देखिए, गांधी जी के विचार ऐसे समय में अधिक प्रासंगिक हैं जब लोग लालच, व्यापक हिंसा और इसके अलावा भाग दौड़ से भरी जो जीवन शैली है उसमें बझे हुए हैं और समाधान खोज रहे हैं, लेकिन समाधान मिल नहीं रहा है, उसमें पिस कर मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी का जो यहाँ पे संयम वाला सिद्धांत है वो काम करेगा। मनुष्य को संयमित रहना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को आप सिकोड़ दीजिए, सीमित कर लीजिए, आपको ज़्यादा कमाने की लालसा जो है वो नहीं लगेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जितना ज़्यादा आप पैसा कमाइएगा उतना ही ज़्यादा आप अपने हाथ पैर फैलाइएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अहिंसा और सत्याग्रह वाला है। और ये जो समय है इसमें मात्र प्रतिशोध के नाम पर किसी की हत्या कर दी जाती है। मतलब आजकल मर्डर और जो चोरी छिनैती है वो चल रही है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि शत्रु का हृदय परिवर्तित कर दो, वो अपने आप तुम्हारा यहाँ पे गुलाम बन जाएगा, और गुलाम नहीं बनेगा तो मित्र तो बन ही जाएगा। शत्रु को मारो नहीं, उसका विरोध नहीं करो। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें दिक्कत ये होती है ना कि गांधीवादी दर्शन जो है वो थोड़ा सा कष्ट उठाने वाला है, वो आसानी से नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने बैठ कर तय कर लिया कि आज से हम गांधी जी के कहे पर चलेंगे, तो ये संभव नहीं है। आराम से ये नहीं होगा, उसके लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको संयम करना है तो शरीर को कष्ट देना होगा। इसके अलावा शत्रु का हृदय परिवर्तित करना है तो शत्रु की गालियाँ, उसके घूसे और लातें भी झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद जाकर उसका हृदय परिवर्तित होगा। वो खुद ही कहते थे गांधी जी कि एक गाल पर अगर चोट लगती है, मतलब कोई थप्पड़ मारता है, तो उसके सामने दूसरा वाला गाल भी कर लो। तो ऐसा सब लोग तो कर नहीं पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वही निंदा करते हैं। तो ये बात है, और इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें छोटा वाला आ गया जो एकदम पतलू टाइप के क्वेश्चन है। उसमें आपको पीएम किसान पर पहले मुद्दे पर लिखना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है, और पीएम किसान एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा फैलाइएगा नहीं, बस इतना बता दीजिए कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है और किसानों की जो आय दोगुनी करने वाला टारगेट रखा गया है 2022 तक, उसी की दिशा में एक सार्थक कदम है। 24 फरवरी 2019 को लागू करने की तारीख लिख दीजिएगा। 24 फरवरी 2019 को ये जो बजट आया था 2019 वाला, उसके जरिए लघु और सीमांत किसान, मतलब जो लघु और सीमांत दायरे के किसान हैं, यहाँ पे खेती की नाप के हिसाब से होता है, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ये आप बता दीजिएगा। और इस योजना के तहत जो पात्र किसान होते हैं, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाता है, बाद में किसानों के जो पात्रता की स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन किया जाता है, लेकिन ये शुरुआती चीज़ है। तो जो पात्र किसान होते हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जो 6,000 रुपये की धनराशि है ये किस्त में दी जाएगी। 3 किस्तें होंगी, तो आप 6,000 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, यानी यहाँ 2-2 हज़ार की 3 किस्तें समान रूप से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। यहाँ पर जो किसान लाभार्थी होंगे उन्हीं के खाते में धनराशि आएगी, इसमें बीच में बिचौलियों की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप ये लिख दीजिएगा कि ये पर्याप्त नहीं है, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो बीज खरीदना या सामान्य दैनिक जो छिटपुट ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये पर्याप्त हो सकती है। अब ये आप कहिए कि पूरा जो जीवन यापन है वो इतने में ही हो जाएगा, तो ये संभव नहीं। इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। 25 वर्ड्स की लिमिट वाला ये आधार कार्ड पे प्रश्न आया है। तो आधार कार्ड एक ज्वलंत मुद्दा ही है तो बहुत पुराना, इतना नया भी नहीं है, लेकिन यहाँ आधार कार्ड की उपयोगिता हर जगह है। तो केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको कि आप कहते हैं उदय, यहाँ पर बात की जा रही है UIDAI की। इसको आप पढ़ेंगे क्या? उदय पढ़ेंगे, और इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड, यहाँ पर भारत सरकार का ये प्रयास था कि प्रत्येक नागरिक जो भारतीय नागरिक है उसकी पहचान हो और उसकी पहचान का उसे एक यूनिक नंबर मिले जो कि आधार कार्ड के जरिए दिया जाए। तो इसकी शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान संख्या देने के लिए की गई थी। और इसके स्वरूप, मतलब इसका जो स्वरूप हम देखते हैं उसमें सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब किसी भी सरकारी योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो आपके पास कम से कम एक आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। आधार नंबर से ही सब कुछ यहाँ चल रहा है, तो ये जरूरी है। और इसीलिए इसकी लॉन्चिंग की गई थी ताकि एकीकृत जो पहचान प्रणाली है वो विकसित हो सके। और इसमें बायोमेट्रिक पहचान होती है, यानी ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। इसमें आपकी पहचान कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जो प्रणाली है वो बायोमेट्रिक है। और व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारियां जो है वो 12 अंकों की संख्या के जरिए प्राप्त की जाती है। यहाँ जो डिजिट होती है पहचान संख्या की वो कितनी होती है? 12 होती है, मतलब इनकी संख्या। और इसमें नाम होता है, पता होता है, आयु होती है, जन्मतिथि होती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट होता है और आँख के रेटिना की स्कैनिंग की जाती है। तो इसमें आप नाम बदल सकते हैं, आयु बदल सकते हैं, जन्मतिथि बदल सकते हैं, लेकिन अपने अंगुली छाप को, यानी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होते, आप मर जाइएगा तब भी नहीं चेंज होगा। और वही स्थिति आँख की संरचना की होती है, यानी आँख का जो रेटिना होता है उसका अगर आप स्कैन करेंगे तो वह भी यूनिक होता है, हर आदमी का अपना अलग होता है। तो ये चीज़ें हैं। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, उसमें जो एवेंजर्स की सीरीज़ है उसमें निक फ्यूरी जो है वो अपनी दूसरी आँख को स्कैन करके पासवर्ड से जो अनलॉक सिस्टम होता है उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ आँख की जो स्कैनिंग होती है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और उनके जो दुश्मन होते हैं वो उस स्कैनिंग को चेंज कर चुके होते हैं, मतलब पूरा डाटा वो मिटा चुके होते हैं, उसके बावजूद वो अपनी आँख से स्कैन करके पूरा जो कंप्यूटर है उसको चालू कर लेते हैं। तो ये सब है फिलहाल। इसके बाद 25 वर्ड्स की लिमिट वाला ये भी है। वेटलैंड्स के बारे में आपको लिखना है। तो वेटलैंड्स भी एकदम ताज़ा तरीन उभरता हुआ मुद्दा है, हालांकि ये बहुत पुराने होते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पानी और जमीन के बीच की इकाई है। आप इसे कह सकते हैं कीचड़ या दलदल युक्त जमीन, जहाँ पर गढ़ही जैसी संरचना हो। गढ़ही आपने देखी है, जलकुंभी उगी रहती है, पानी रहता है और जमीन भी रहती है। वो नदी नहीं होती, झील नहीं होती, वहाँ पर पानी भी होगा, कीचड़ भी होगा। और ऐसे जो पारितंत्र होते हैं ये बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास स्थान होते हैं। अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ होती हैं और इन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है। जैसे अमेजन के जो वर्षा वन है उनको प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, वैसे ही जो वेटलैंड्स होते हैं, जितने भी वेटलैंड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी विषैली चीज़ें, अशुद्धियाँ होती हैं, उसको ये छान कर शुद्ध करते हैं, पानी को शुद्ध करके समुद्र तक पहुंचाते हैं। नदियों के अंदर जो गाद का जमाव होता है उसको रोकते हैं। इसके अलावा ये भूमिगत जल जो होता है उसके स्तर को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। बहुत सारी जैव विविधता को ये धारण करते हैं, इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा वेटलैंड्स में उगने वाले जो मैंग्रोव टाइप के वन होते हैं,
इनकी बाड़ें इतनी सशक्त होती हैं कि ये सुनामी तक को रोकने में सक्षम होती हैं, हालांकि बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी ये तटों की सुरक्षा करती हैं। लेकिन समस्या ये है कि वेटलैंड समाप्त हो रहे हैं। मनुष्य इतनी तेजी से फैल रहा है, आबादी बढ़ रही है कि रहने के लिए ज़मीन और खेती के लिए जो क्षेत्र हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो वेटलैंड्स जो है वो अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं और ये चिंताजनक बात है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। इसमें मैंग्रोव वन आते हैं, इसके अलावा मार्श आते हैं, नदियों में भी कभी कभी वेटलैंड्स का निर्माण होता है। इसके अलावा डेल्टाज हैं। अभी आपने जो फुंडी वाला क्षेत्र है उसके बारे में भी पढ़ा होगा, डांसिंग डियर का घर मणिपुर वाला। तो इस प्रकार से सुंदरवन का डेल्टा है ही है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं है। यहाँ पर चावल के खेत भी जो है वो वेटलैंड्स में ही गिने जाते हैं, हालांकि वो स्थायी नहीं होते। तो आर्द्र भूमियों के बारे में अगर भारत के संबंध में कहा जाए तो अभी हाल ही में रामसर साइट में कुछ दर्ज हुई आर्द्र भूमियाँ हैं। तो यूपी वाली जो आर्द्र भूमियाँ हैं ज़्यादातर उसमें पक्षी विहार है, उनका उल्लेख आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें आपको HSTDY ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना है। तो इसको देखकर समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म कुछ होगा क्योंकि यहाँ संक्षेप में दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप अगर लिखना चाहें, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित किया गया है और इसका पूरा नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल और इसी को हम लोग संक्षेप में कहते हैं HSTDV। इसका पूरा नाम क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये एक प्रकार का व्हीकल है यानी वाहन है। तो आप लिखिएगा कि हाल ही में जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल इसका इजाद किया, मतलब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ये है क्या? तो ये एक मानव रहित स्क्रैमजेट, मतलब ये क्या है? एक तरह का विमान है जो कि मानव रहित होता है। इसमें मनुष्य नहीं बल्कि कंप्यूटर और रोबोट के जरिए काम होता है और ये हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकता है। इसके नाम से भी स्पष्ट है, इसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है? हाइपरसोनिक होती है। और इसमें हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग जो स्क्रैमजेट होता है उसका यूज़ किया जाता है, मतलब वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और ये ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा, मतलब इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है? ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा होती है। यानी ये अपनी इच्छा अनुसार उड़ान पथ पर यात्रा कर सकता है। इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्रश्नों का जो सिलसिला है वो समाप्त होता है और डे 9 की जो आंसर राइटिंग है वो भी यहाँ खत्म होती है। डे 10 की आंसर राइटिंग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।